हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आप सभी आज हमें नए लुक में देख रहे होंगे और चश्मा भी हमने लगा लिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिया है, बट क्यों है ये भी आप जान लीजिए। आज के इस वीडियो में ना हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 15 VBI ऐसे न्यूमेरिकल को हम बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ठीक इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। तो आज का ये वीडियो मैं कहूंगा सभी स्टूडेंटों को देखना है। और कल हमने महामैराथन की क्लासेस लिया था 12 घंटे की, ये बात आपको पता होगा। 12 घंटे की हमने क्या किया था, क्लास 12th के लिए हमने क्या किया था, 12 घंटे की हमने महामैराथन की क्लासेस लिए थे, जिसमें पूरी आपकी फिजिक्स है, पूरी आपकी जो फिजिक्स है उसको हमने क्या किया था, कंप्लीट कराया था। उसको हमने कंप्लीट करा दिया है ना, तो फिजिक्स हमने कंप्लीट करा दिया। अब न्यूमेरिकल जो बचे हुए हैं उसको आप देख लेंगे तो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम सोचे कि न्यूमेरिकल जो हम दें वो ऐसा न्यूमेरिकल दें जो कंसिस्टेंट पूछे गए हैं और ठीक इसी प्रकार का आपका न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम 2026 में भी मिले। तो उसी तरीके से चुनिंदा हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। तो क्या आप न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, समझते हुए, सीखते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए चलना है। एक और बात मैं बता दूं, आज आपको हम डायरेक्शन भी देंगे, होमवर्क भी देंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, फिलहाल आप सभी चश्मा देख रहे होंगे तो ये अच्छा पता नहीं लग रहा होगा या नहीं, तो मैं निकाल देता हूं, ठीक है ना। फिलहाल ठीक लग रहा था कि नहीं, ठीक लग रहा है, और नहीं भी लग रहा होगा तो भी कमेंट में हमें बता दीजिएगा। वैसे तो सोच रहे होंगे शायद सर ठीक नहीं लग रहा है, निकाल ही दीजिए। तो चलिए जी, हमने निकाल दिया चश्मा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपका ही बात मानेंगे। आइए चलिए हम पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन से ही हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। पहला फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हमने करा दिया है महामैराथन की क्लासेस में, अब देखे हैं या नहीं देखे हैं ये आपके ऊपर है। दूसरा कह रहे हैं 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर के वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूं। पहली बात, ये परिभाषा तो जानते हैं ना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, क्या बताया है जी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2qL होता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिलहाल हम उतने डीप में जाएंगे नहीं, इन सभी पर परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत सब हमने करा दिए हैं, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर दिया है। कूलाम मीटर किसका मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है। तो इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव का मान हमें दिया है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं दोस्त, तो ये हमने बहुत बार बताया हुआ है, फिर सुन लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया गया है, और क्या दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁸ मीटर दिया गया है। सॉरी, कूलाम मीटर होता है ना मात्र, कूलाम मीटर, तो ये दिया गया है। फिर कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁻⁵ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में। वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये दूसरा हमारा जो वैल्यू दिया गया है वो क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो वैल्यू होता है वो कितना है, 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर, ठीक है ना। हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी लिख देते हैं। चलिए हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में ही लिख देते हैं वोल्ट मीटर। चलिए दो चीजें कर दिया,
कितने डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोण। अब कोण कितना है जी? 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण पर ये झुका हुआ है। तो हमसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। अब फिर कह रहे हैं इसी प्रकार कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना। दो क्वेश्चन कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं तब। अब आप बता दीजिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता तो होगा ही। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता तो होगा ही। यह क्या होता है जी? U = -PE cos थीटा होता है। ये होता है फॉर्मूला। आप सभी को पता होगा, मैं आशा करता हूं। और नहीं पता होगा तो अभी भी समय है, मैं तो यही कहूँगा, याद कर लीजिएगा। तो u का मान अगर हम रखते हैं तो क्या निकलता है? U = P का मान क्या है जी? P का मान यहाँ पे दिया है 2 × 10⁻⁸। तो -2 × 10⁻⁸ हमने लिख दिया। E का मान क्या है? 2 × 10⁵। तो यहाँ पे 2 × 10⁵ ये हमने रख दिया। cos थीटा, तो यहाँ पे cos और थीटा के जगह पर क्या है जी? cos थीटा के जगह पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हमने लिख दी। फिर यहाँ पे U = हमने क्या कर दिया? माइनस। अब समझिएगा, 2 का 2 में गुणा कराते हैं तो ये 2 दूना 4 हो जाता है। तो ये हमने 4 रख दिया। या एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ें मैं यहीं पे कर लेता हूँ। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। डायरेक्ट मैं थोड़ा सा छोटा करने के लिए रख देता हूँ। तो यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना। तो अब क्या ही बचा? माइनस है और 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। और ये √3 2 में गुणा हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा ना। और 10⁻⁻8 और ये 10⁵, 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ही ना, तो 10⁻³ हो जाएगा। और इसका मात्रक होता है जूल, तो जूल हमने लिख दिया। तो बताइए पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया या नहीं? पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यहीं पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? U = -2√3 × 10⁻³ जूल। पहली बात, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, मान रखेंगे, निकल जाएगा। दूसरी बात हमसे कह रहा है इसी प्रकार कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा तब कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का आपको फॉर्मूला पता है? नहीं पता होगा तो ये भी आपसे मैं कहूंगा कि याद कर लीजिएगा, अभी भी समय है। टाउ = PE sin थीटा, ये अभी भी समय है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब अगर हम इस पर मान रख देते हैं तो टाउ = यहाँ पे P का वैल्यू क्या है जी? P का वैल्यू यहाँ पे 2 × 10⁻⁸, तो 2 × 10⁻⁸ हमने रख दिया। गुणे E का मान क्या है? 2 × 10⁵, तो 2 × 10⁵ हमने रख दिया। ये इतना रख दिए। और साइन है तो ये हमने साइन रख दिया। और थीटा है तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 1/2 रख दिए। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा? 2 का गुणा अगर 1 में कराते हैं तो 2 एकम में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाउ = 2 एकम में 2, 2 1 में गुणा होगा 2 एकम में 2 हो जाएगा। और 10⁻⁻8 10⁵, 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 10⁻³ हो गया, ठीक है ना। तो ये इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इतना हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए हैं? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाता है बल युग्म आघूर्ण टाउ = 2 × 10⁻⁸ और इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला में एक नोट डाउन करा दे रहा हूँ। ये फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना है। ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको तैयार करना है। ये अब हमने बता दिया, अब आपका कर्तव्य है करना। आप करें अच्छी बात है, ना करें तो भी अच्छी बात है। आप जानते ही हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। मैं जो भी चीज़ें होती हैं मैं सीरियस होकर पढ़ाने आता हूँ, सिखाने आता हूँ। मेरा ये तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी में कमी कह सकते हैं या अच्छाई, जो भी आप कहें, बट मैं ये है ना कि मैं कोई जोकिंग नहीं करता हूँ। मैं पढ़ाना आया हूँ तो मैं सीधा पढ़ाने पे बात करता हूँ, पढ़ाई पे बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाबू ये कर लो, तो थोड़ा नौटंकी बाजी वाली चीज़ें मेरे पास है नहीं। अब मैं उससे मतलब मैं कर भी नहीं पाता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पढ़ने आए हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ने आए हैं, 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं ना, तो सीरियस और फोकस के साथ आप पढ़ाई कर लें। बाकी वो करते रहिए, जो करना है करते रहिए, पर 1 घंटे अगर सीरियस आए हैं और सीरियस पढ़ाई कर लेते हैं, बाबू कोई भी आपको रोक नहीं सकता है सफलता से आने से। सीरियस होकर पढ़ाई करना है। जो भी करें सीरियस होकर करें, या तो ना करें, ना ही करें जी, छोड़ दें, या करें तो सीरियस होकर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अच्छी बात है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को अर्थ समझाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव का 20 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूर से विभेदित हैं, तो द्विध्रुव का ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पे समझिएगा आपको क्या क्या कहा गया है। यही चीजें आप डीप में नहीं समझ पाते, जिसकी दिक्कत होता है। सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, इन दोनों का परिभाषा हमने बता दिया है। ठीक है, इसके हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में +20 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम का आवेश यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमें आवेश का मान दिया गया है, आवेश Q का मान दिया गया है, Q1 का मान दिया गया है 20 माइक्रोकूलाम और Q2 का मान दिया गया है -20 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि आवेश 1 सेंटीमीटर दूर से विभेदित है। मतलब इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी जो है ना, जो दूरी है आवेशों की बीच की दूरी यहाँ पे है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी को 2L से दर्शाते हैं, तो वो दूरी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो ये हमने इतना लिख दिया जी। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा इतनी बात हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द्विध्रुव के ध्रुव से, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे एक और चीज कहा है, द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर, ठीक है ना, 1 मीटर दूर अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 1 मीटर दूर यहाँ पे कहा गया है ना, तो 1 मीटर यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया, 1 लिख दिया गया है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब इस 1 का मतलब ये भी दूरी ही है, पर अक्षीय स्थिति के लिए दूरी है, और इसको हम r से दर्शाते हैं, और इसका मान हम क्या लिख देंगे, 1 मीटर है ना, तो मीटर हम लिख देंगे। समझ रहे हैं बाबू? तो ये बातें हैं। अब इतना हमारा वैल्यू दिया गया है, हमसे पूछा गया अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिखेंगे तब अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, क्या होता है जी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। इतना हो गया ना। चलिए, अब इसको अगर हम लिखते हैं तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, तो ये हमने लिख दिया। 2 है तो 2 हमने लिख दिया। अब देखिए ये P है तो P हमने रख दिया,
अब फिर आर क्यू है, आर क्यू, आर मतलब दूरी है, तो देखिए यहाँ पे अच्छी स्थिति के लिए दूरी आर का मान 1 मीटर है, तो 1 लिख दिए, होल स्क्वायर कर दिए। अच्छा, एक चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ रही है, वो क्या चीज़ की, इस पी का वैल्यू हमें चाहिए, इस पी का वैल्यू चाहिए ना, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें पी का ही वैल्यू ज्ञात करना है, फिर हम इस पर मान रखेंगे तब निकलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे पी का मान ज्ञात करेंगे। पी क्या है, पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। वैद्युत द्विध्रुव पी इक्वल टू क्या होता है, 2L × Q होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर रख लेते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। तो अगर हम रखते हैं तो P इक्वल टू 2Q का मान क्या है, 2L का मान है, 2L का मान है 10⁻², तो 10⁻², और Q का मान क्या है, Q देखिए ये आवेश है ना, दोनों आवेश में से कोई भी आवेश ले सकते हैं, प्लस माइनस से यहाँ पे मतलब नहीं होता है, तो 20 हम ले लेते हैं। अब माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे, तो माइक्रो कुलाम अब कुलाम में चेंज हो गया है, तो ये इतना हो गया। इसको अगर करें P इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ये 20 है तो 20 हमने लिख दिया, और 10 6 2 8 हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुलाम मीटर। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकल गया। अब जैसे ही मान P का निकल गया तब अब हम इसमें रख सकते हैं। तब हम लिखेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2 का मान फर्स्ट में रखने पर, ऐसा हम कर सकते हैं। आप रख देते हैं तो E का मान क्या हो जाएगा जी, अगर हम रखते हैं तो E इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है, ये हमने रख दिया। 2 है तो 2 हमने रख दिया। P का वैल्यू है 2 × P का वैल्यू है 20 × 10 के घात -8, तो ये हमने रख दिया। R Q, R का मान है 1 और 1 का Q है तो Q कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर वैल्यू हम करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू देखिए ये RQ 1 का तो कितना भी Q करेंगे एक ही होगा, एक का नीचे कोई मतलब नहीं है ना। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका 9 का फिर 2 का, देखिए 9 2 और 20 इन तीनों का गुणा कराएंगे, तो 9 दूना 18, 18 में 20 का गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। तो पहले हम इन्हीं तीनों का करेंगे तो 360 हो जाएगा। और देखिए ये 9 है और ये 10⁻⁻8, तो 9 में से 8 चला गया तो 1 बचेगा ना, तो ये 10⁻1 बचेगा। अब इसको अगर हम चाहें तो देखिए ये 36 को 360 को 36 और 1 0 हटाते हैं तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो ये 10⁻2 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, ये हमारा वोल्ट मीटर, ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बाबू इतना आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये 3 या तो इतना भी आंसर रख दें या ये ऐसे भी इतना भी लिख देंगे, दोनों बात सही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब वोल्ट इनटू मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए आंसर हमारा हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक तो बन रहा है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये सभी लॉन्ग टाइप आपके क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है दोस्त, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेमी है। देखिए बाबू अगर बात को आप समझें तो देखिए 2 चीजें यहाँ पे कहा गया, एक समांतर प्लेट है, इनके प्लेटों का व्यास हमें दिया गया है, इनकी प्लेटों का, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम हल, और देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले समांतर प्लेटों का व्यास दिया गया है, मतलब प्लेटों का व्यास, अब प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया है। प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर,
तो त्रिज्या अगर हम ज्ञात करें तो त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास का आधा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में अगर हम चेंज करें, 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहीं से अगर त्रिज्या आर का जो मान आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² अब मीटर हो जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले प्लेटों के बीच की त्रिज्या को हमने ज्ञात कर लिया, इतना होता है। फिर हमसे कह रहा है कि उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, यदि इस संधारित्र की धारिता 2 सेमी व्यास 2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का समान है। अब ये गोले की व्यास दिया गया है कि अब दूसरी बात यहाँ पे क्या किया गया, एक गोला है और इसकी व्यास 2 सेमी है। तो अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन फिर स्टार्ट होता है, गोले का व्यास। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा दूसरा स्टार्ट होता है, गोले का व्यास। और गोले का व्यास यहाँ पे दे दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इसकी अगर हमें त्रिज्या कोई कह दे कि गोले की त्रिज्या अगर कह दे, तो गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, और ये व्यास की क्या होता है, आधी होती है। तो व्यास के आधा क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से त्रिज्या क्या निकल गया, 1 मीटर निकल गया। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे त्रिज्या आर का मान 1 मीटर आ गया। तो देखिए ये जो त्रिज्या निकला है आर का मान, ये 2 समांतर प्लेटों के बीच की त्रिज्या मतलब त्रिज्या है, और यहाँ पे कैपिटल आर निकला है, ये इस गोले की त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या है। हमसे कह रहा है तो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 2 समांतर प्लेट है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए एक चीज आप पढ़े हुए हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे बात समझिएगा। एक चीज आप पढ़े हुए हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये C=A∈0 D, ये पढ़े हुए हैं। देखिए हमें यहाँ पे ये D का ही मान ज्ञात करने को कह रहा है, यहाँ पे हमें ये D का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो D का मान तब हम ज्ञात करेंगे, पहले हमें A का मान पता होनी चाहिए। तो पहले हम A का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम तब लिखते हैं, तब A क्या है, इस प्लेटों का क्षेत्रफल है जो है A। तो हम लिखेंगे तब प्लेटों का क्षेत्रफल। तो प्लेटों का क्षेत्रफल A क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है प्लेटों का क्षेत्रफल। तो πr² हम रखेंगे और इसका वैल्यू रख देते हैं। तो अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं तो बाबू समझिएगा क्या होता है, A ये पाई है तो हमने पाई रख दिया। r का वैल्यू क्या है, r ये हमारा प्लेटों का है ना, तो प्लेटों के लिए r का वैल्यू है 3 × 10⁻²। तो 3 × 10⁻², और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया हमने। और यहाँ पे अगर देखें तो A ये पाई है तो पाई, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे ये कोष्ठ मतलब गुणा है, ये 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4 तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये हमारा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। देख लीजिए तो ये हमारा क्षेत्रफल का मान निकल गया। अब जैसे ही क्षेत्रफल का मान निकला तो हमें ध्यान से समझेंगे, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C क्या होता है, A∈0 × D होता है। अब गोलीय चालक की धारिता के लिए भी हम एक फॉर्मूला जानते हैं, C 4πε0 × R होता है। देख लीजिए अगर हमारा ये C इस C के बराबर है, बात को अगर आप समझें तो समझ में आएगा, ये जो C है ये C है, ये इस C के बराबर है, तो इसका मतलब इधर वाला इधर वाले के बराबर होगा ना। तो अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों का अगर हम तुलना कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, तो एक चीज हम लिखते हैं, समांतर प्लेटों के बीच, देखिए इनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे तब प्लेटों के बीच की दूरी,
प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। और दूरी r का मान क्या होता है, दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए a एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r के बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल हम यही लिख देंगे, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये लिख दिया। अब बात को समझिएगा, ऐसा हमने क्यों किया ये भी हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ेंगे जी, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा। देखिए इधर ये एप्सिलॉन नॉट गुणा में है, तो इधर ये गुणा में है ना, तो इधर भी ये गुणा में एप्सिलॉन नॉट, इधर भी गुणा में है, तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया ना। अब इधर क्या बच गया, इधर हमारा बच गया a बाई डी, इधर भाई a बाई डी बच गया, इधर क्या बच गया 4 पाई r बच गया। तो ये हमने रख दिया, ठीक है। अब हम वैल्यू रखते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, समांतर प्लेटों के बीच दूरी, इसी d का मान निकालना है। तो d का मान निकालेंगे तो सबसे पहली बात हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले ये d इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा लेगा, तो यहाँ से a का जो मान निकला वो 4 पाई r इंटू डी निकल गया। अब देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पे केवल हमें d का वैल्यू चाहिए, तो हम इन सभी को, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा लेगा। तो यहाँ से ओनली हमारा जो d का वैल्यू निकले ना, d का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, a बाई 4 पाई r निकलेगा, यही निकलेगा ना। अगर हम इस पर वैल्यू रख देते हैं तो a का वैल्यू क्या है, 9 पाई इंटू 10 टू द पावर 9 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये हमने रख दिया। 9 a का मान इतना हो गया, तो ये हमने रख दिया। अब 4 पाई r, अब 4 पाई r है तो ये हम देख लीजिए 4 पाई रख दिए। r का मान, कैपिटल R का मान यहाँ पे याद रखेंगे। ये कभी रेज हो गया था क्या, 2 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर का हम आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो ये हमारा 1 मीटर आया था कैपिटल R का मान। तो R का हम यहाँ पे R लिख देंगे 1 मीटर, तो 1 हमने रख दिया। अब देखिए बाबू अगर बात समझ रहे होंगे तो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे d का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 9 है तो 9 हम लिख दिया। 9 गुणे 10 टू द पावर ये क्या है -4 है, तो 4 हमने लिख दिया। ये 4 1 में गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 अगर इसमें गुणा कराएगा, या तो आप आंसर इतना कर दें, या 4 दूना 8, अगर d का मान देखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, दशमलव 1 बचा तो 10 हो जाएगा, तो फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 बचा तो 4 पच्चे 20, 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4 और मीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा d का वैल्यू निकलेगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो समझ में आ गया क्यों यहाँ पे यही रिलेशन मेन है जी। ये रिलेशन हमने क्यों अपनाया, ये बात आपको समझ में आया। ये रिलेशन हमने इसीलिए अपनाया क्योंकि हम जानते थे ये सब कटेगा तभी जाकर ये d का मान निकलेगा, इसलिए हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है। समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक बात बताते हैं आपको, ठीक है ना, एक बात बताते हैं। देखिए मैं जानता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैं जानता हूँ कि आपको क्या है कि आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्त, पढ़ाई मज़ा नहीं है। पढ़ाई एक क्या है, एक जिम्मेदारी है, एक आपका कर्तव्य है। एक स्टूडेंटों का ये एक हम कह सकते हैं कि एक ये कर्तव्य ही है कि आप पढ़ाई करें तो सीरियस होकर पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। मेरा ये मानना है कि पढ़ाई 1 ही घंटा करें बट मन लगाकर करें, उसके बाद जो करना है करें तो अच्छा से करें या तो ना करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन लगे या ना लगे, आप सब्र रखिएगा दिल में, आप पढ़ाई करते हुए चलिएगा। एंजॉयमेंट जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, कोई बात नहीं। हमें क्या है, हमें पढ़ना है। हम जो करा रहे हैं ना, ये मैं स्पष्ट रूप से बता दूं तो ये सभी हमारे जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के संबंधित हम बता रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि अगर आपने जो महामैराथन की 12 घंटे की फिजिक्स की क्लासेज अगर आपने देखा होगा
ठीक है ना। उसके बाद अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हैं तो भैया आपको टॉपर बनने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है जी टॉपर बनने से? बशर्ते उसका रिवीजन आप करते हुए चले, बशर्ते आप मेहनत करते हुए चले, तो ये सभी चीजें आप ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे ना। अभी तो हमने 3-4 क्वेश्चन देखे हैं, सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम आपको क्या देंगे कि हम आपको कुछ चीजें होमवर्क देंगे। अब यहाँ पे अब हम क्या देंगे? होमवर्क देंगे। ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है ना। होमवर्क आपको देंगे। हाँ, होमवर्क ऐसा नहीं कि पूरा हम क्वेश्चन कह देंगे भैया करके आइएगा, ऐसा नहीं। हम आपको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ गणना करके आपको बता देंगे सिंप्लीफाई करके, फिर हम कहेंगे कि इतना आप कीजिए खुद, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। चलिए 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा आता है हल। देखिए कह रहा है विशिष्ट चालकता की परिभाषा कीजिए। फिर यहाँ पे परिभाषा तो विशिष्ट चालकता का हमने बता दिया है। एक चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, प्रतिच्छेद क्षेत्रफल इतना मिलीमीटर की स्क्वायर है तथा प्रतिरोध क्या है? R है। तो ये हमारा इतना वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है ना। अब हम चलिए इसका हम निकाल लेते हैं जी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चलिए हमसे क्या कहा गया कि विद्युत चालकता हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है जिसकी लंबाई, मतलब चालक की लंबाई क्या दे दिया है? तो यहाँ पे हमें दिया गया है चालक की लंबाई जो दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल का जो मान दिया गया है, क्षेत्रफल A का जो मान दिया गया है वो 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब मिलीमीटर स्क्वायर है ना क्षेत्रफल का मान, इसको हम पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो इतना अगर मिलीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 10⁻6 से हम क्या करेंगे? 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो अब ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। मिलीमीटर है ना तो इसको 10⁻6 से हमें गुणा करना होता है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद एक चीज हमें दिया है प्रतिरोध का मान दिया है, तो ये हम लिख देते हैं प्रतिरोध R का मान दिया गया है 2 ओम। प्रतिरोध का मान क्या दिया गया है? 2 ओम दिया गया है। तो ये हमारा सबसे पहली बात, इतना हमारा ये क्वेश्चन में ही सब कुछ दे दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि चालकता की गणना कीजिए, ठीक है ना। चालकता की गणना हमसे कह रहा है, ठीक है। वैद्युत चालकता की गणना हम कर लेंगे। तो वैद्युत चालकता का एक फॉर्मूला होता है, वैद्युत चालकता का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, यही नहीं होता है जी। तो अगर हमें चालकता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें इस रो का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और रो क्या है? यही है विशिष्ट प्रतिरोध है। तो पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, फिर चालकता, तभी तो ज्ञात हो पाएगा ना। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे तब विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L होता है, ठीक है ना। RA/L होता है। अब इस पर वैल्यू रख देते हैं। तो रो इक्वल टू R का मान क्या दिया है? 2 ओम, तो 2 हमने रख दिया। A का मान कितना दिया है? A का मान है 0.02, तो ये 0.02 इंटू 10⁻⁻6 है, तो ये -6 हमने रख दिया। L का मान क्या दिया है जी? L का मान दिया है 3, तो 3 लिख दिए। अब अगर हम देखें इसका तो क्या हो जाएगा जी? एक चीज हम ये कर सकते हैं, देखिए अगर इस दशमलव को 2 अंक हमें इधर लाना है ना, 2 अंक, तो इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये 2/3 हो जाएगा जी, 2/3। ये दशमलव को अगर 2 अंक इधर लाना है तो ये तो 2 हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8 हो जाएगा। दशमलव को, ये जो दशमलव इसको 2 अंक लाएंगे तो 2 और इसमें बढ़ जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। और 2 दूना 4 हो जाता है, तो ये हमारा 4/3 हो जाएगा और 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये हमारा रो का वैल्यू निकल गया इतना, ये हमारा रो का वैल्यू निकल गया इतना, ठीक है ना। रो का वैल्यू निकल गया इतना, तो ये आप याद रखेंगे ओम मीटर,
ये हमारा रो का वैल्यू निकल गया। रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध निकल गया। अब जैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध निकला तब हम ज्ञात कर लेंगे, तब हमें क्या ज्ञात करना था, विद्युत चालकता। तब हम लिख लेंगे विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। तो अब इसी पर हम रख देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या ही करते हैं, अब हमारा हो ही गया है, इस सिग्मा इक्वल टू 1/ρ का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू है इतना। देखिए रो का वैल्यू वास्तव में है 4 × 10⁻⁻8 है, 4 × 10⁻�8 और ये बाई 3 है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है वास्तव में कि ये चीज़ें चला जाता है ऊपर, ठीक है ना, और ये नीचे ही रह जाता है। तो ये अगर 3 अगर ऊपर चला गया, 3 में अगर एक में 3 का गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे 4 और ये 10⁻⁸ है, तो ये यही हो गया सिग्मा इक्वल टू, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 10⁻⁸ अब प्लस में 8 हो जाएगा, अब बटे 4 हो गया। तो या तो आप आंसर इतना ही छोड़ दें, या आप इसको आप भाग दे सकते हैं। तो 0 पॉइंट अब कितना हो सकता है, 0.4 सत्ते 28, फिर 2 हासिल हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28 फिर 2, तो 4 पचे 20, तो 5 हो जाएगा × 10⁸। तो या तो आप इतना आंसर कर दें ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना, या तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या तो इतना आंसर कर दें, या आप क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू, अगर 1 दशमलव को इधर भेजते हैं तो इसमें एक क्या हो जाएगा, कमी हो जाता है। दशमलव को अगर हम 1 इधर भेजते हैं तो 1 की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगा। तो सॉरी, हाँ जी, तो ये की कमी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा × 10⁻7 हो जाएगा, और ये ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक की लंबाई 1 मीटर है और इसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है और चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 × 10⁻24 मीटर क्यूब है और इसका प्रतिरोधकता 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो धातु में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पे हमें अपवाह वेग जिसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, तो ये हमें गणना करनी है। तो चलिए जी, हम कैसे गणना करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बात आपको समझनी होती है, जब भी आपको न्यूमेरिकल दे तो सबसे पहला आपका कर्तव्य यही होता है, कर्म यही है कि आपको जो वैल्यू दिया है इसको सबसे पहले लिखना होता है। तो चलिए, सबसे पहले एक चालक की लंबाई 1 मीटर दिया है, तो ये हम लिखेंगे, क्या दिया है जी, चालक की लंबाई कितना दिया है, चालक की लंबाई L का मान दिया है वो 1 मीटर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद विभवांतर कितना दिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं विभवांतर भी का जो वैल्यू दे दिया गया है वो 2 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान दे दिया है 5 × 10⁻24 मीटर क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो मान है ना, जो वैल्यू, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि इसकी प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं और रो इक्वल टू क्या होता है, 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर,
ठीक है ना, ये हमारा दे दिया है। अब हमें अपवाह वेग की गणना करना है, मतलब अपवाह वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से दर्शाते हैं, तो ये हमें गणना करनी है। चलिए जी, अब हम गणना कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, सब समझ में आपको आ जाएंगे। देखिए अपवाह वेग की गणना हमें करनी है ना, इतना हमारा दे दिया है। तब आप अपवाह वेग की गणना करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक चीज हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। हम क्या जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहें या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता रो इक्वल टू क्या जानते हैं, RA/L जानते हैं। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, रो इक्वल टू RA/L, ये तो हम जानते ही हैं। अब एक और चीज हम जानते हैं, प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है, ये भी बात हम जानते हैं। प्रतिरोध भी R इक्वल टू V/I, जहां विभवांतर है, I क्या है, धारा है, तो इस R की जगह पर हम चाहे तो V/I भी लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R की जगह पर V/I लिख देंगे, इंटू क्या है, A/L है तो A/L लिख दिए। L A क्या है, कोई भी चालक है उसकी क्षेत्रफल है, L क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आया, ये रो इक्वल टू V/I इंटू A/L। अब इसी को थोड़ा सा और भी हम अच्छा करें तो रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम समझें थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से समझें यहाँ पे एक चीज़ें तो आपको समझ में आएगा। ये समझिएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको कोष्टक में कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हमारा I है और यहाँ पे ये रो है, तो ये दोनों, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। पक्षांतर करेंगे तो जो भाग में है वो गुणा में चल जाएगा, गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। तो इन दोनों का स्थान को हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हमारा मेन एक फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला हम यहीं पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा मेन आ जाएगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/रो इंटू A/L, ये हमारा मेन एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो ये हमने सबसे पहले यहाँ से I का मान हमने निकाला हुआ है। अब एक और चीज हम जानते हैं, अनुगमन वेग का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या होता है तो वो जान लीजिए। तब हम जानते हैं, तब इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहें या अपवाह वेग भी कह सकते हैं, अपवाह वेग। तो अपवाह वेग का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, अपवाह वेग का फॉर्मूला जानते हैं, VD इक्वल टू क्या होता है, I/ANE होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। VD इक्वल टू I/ANE होता है। अब मैं आपको कहूं कि इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण इसको हम 2 कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण I का मान ना हम यहाँ पे सीधा रख देते हैं, मतलब I के मान को हम इस समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में I का मान रखने पर, अब रख कर देख लेते हैं क्या निकलता है। तो अगर हम रखते हैं इस I का मान यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू I की जगह पर ये अगर रखेंगे, ये टोटल वैल्यू को अगर रखें हम तो ये क्या हो जाएगा, V/रो हो जाएगा इंटू, ये ऐसे हम नहीं लिख पाएंगे उस समय पर, ये हम पहले इस I का टोटल ये मान रख देते हैं तो V/रो इंटू A/L हो जाएगा, ये हमारा मेन बटा हो जाएगा, ये VD है तो VD, तो VD I की जगह पे ये टोटल रख दिए, फिर ANE है तो ANE हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हाँ जी, अच्छा हम एक काम कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझें तो बात को समझिएगा। ये हमारे इतना है ना, तो देखिए VD इक्वल टू I/ANE है, तो इसको हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
इंटू 1/ANE, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए अभी भी एक का गुणा होगा आई में, तो अभी आई यही हो जाएगा। तो सिंपल सा ये आई का मान हम यहाँ से रख देते हैं। तो वी डी इक्वल टू, समझिएगा, इस आई का मान सबसे पहले ये टोटल हम रख देते हैं वी बाई म्यू इंटू ए बाई एल हो जाएगा, इंटू 1 क्या है जी, 1/ANE है, तो ANE हमने रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया। अब देखिए ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, भी 1 में गुणा हो जाएगा तो भी हो जाएगा, तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा भी हो गया। यहाँ पे रो फिर एल, रो फिर एल फिर एन और फिर ई, तो ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा इतना हो गया। ठीक है ना। वी डी इक्वल टू वी बाई म्यू क्या है, रो एल एन ई हो गया। अब चुपचाप हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, अपवाह वेग वी डी का मान निकालना था। चुपचाप मान रखेंगे निकल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, तो वी डी इक्वल टू भी का मान देखिए यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट, तो हम ऊपर लिख देंगे 2। यहाँ पे रो का मान क्या है, 50 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हम लिख देंगे 50 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हमने रख दिया। एल का मान 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर एन का मान है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो फिर लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 24, ये हमने रख दिया। अब फिर ई का मान है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये हम गुणा में लिख दे रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये इतना हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर तो 2 बचा है, तो ये हम 2 लिख देंगे। अब देखिए हम किसका किसका गुणा कराएंगे। देखिए ये 50 का 1 में कराएंगे, तो 50 से कम में 50, अब 50 में फिर 5 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 50 से कम में 50, और 50 25 क्या होता है 250 हो जाएगा, तो ये हमारा 250 हो गया। और गुणे फिर इसका भी गुणा करा लेते हैं 1.6 का, तो 1.6 हम लिख देते हैं। ठीक है, इतना तो ये हो गया। अब घात वाले को कर लेते हैं, तो ये -8 है और ये -19, -19 और 8 कितना होता है, -27 हो जाएगा। -27 में से 24 चला गया, तो ये 10 टू द पावर -3 बचेगा, तो ये 10 टू द पावर 3 हमने लिख दिया। या वी डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2। और यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो ये 250 को हम चाहें तो 25 गुणे 10 लिख सकते हैं। अरे 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250 ही हो जाएगा, 1.6 है, और ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब इसका अगर हम गुणा कराते हैं तो वी डी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 25, और ये 16 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यही ना होगा जी। और 2 8 16, मतलब ये 8 बार में हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से अब क्या आ गया, ये ऊपर 10 टू द पावर 3 हो गया, और ये 25 8 कितना होता है, 25 चौको 100, 25 चौको 100, मतलब 200 ये हो गया। अब 200 में 1000 का भाग दे दीजिए, 10 टू द पावर 3 है, और नीचे आ गया 200, नीचे 2 ही 100 आया है जी, 25 8 200, 200 हो गया। अब इसी को सॉल्व करें तो ये 1000 है और ये 200 है। 1 0 से क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 2, मतलब 5। तो ये हमारा 5 क्या आ जाएगा, अनुगमन वेग का मान आ जाएगा। 8 ना समझ ले इसलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 5, तो ये 5 हमारा अनुगमन वेग वी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, वी अनुगमन वेग इतना मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है, कितना, इतना मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है, ये हमारा वैल्यू हो गया। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। आपको सिस्टमेटिक सबसे पहले नियम लिखना है, जो वैल्यू दिया है उसको लिखना है। फिर हमें यही तो माइंड में अपने दिमाग से सोचना है कि सर कौन से फॉर्मूले पर फिट करें कि ये सभी वैल्यू भी मिल जाएं, और उस टाइप के फॉर्मूले को फिट करके फिर हमें निकालना है, गणना करना है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी बढ़ लेते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन जो आता है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 त्रिज्या वाली कक्षाओं में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है, इसके समतुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना हमारा दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्याओं वाली कक्षा में, मतलब ये मीटर त्रिज्या, तो ये त्रिज्या का मान दिया है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, सॉरी ये थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड, नहीं तो सुनाई नहीं देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये तार सभी अपने में ज्वाइंट हो गए हैं, कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा, सॉरी हिल नहीं रहा है, ठीक कैमरा सही कर दिया, ठीक। देखिए तो ये त्रिज्या का हमारा मान दिया गया था, तो ये हम लिख देते हैं r का मान है। सबसे पहले हम लिख देंगे त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या स्मॉल r का मान कितना है 5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, इतना हमारा हो गया। फिर इतना मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है, मतलब स्पीड का वैल्यू है ये चाल, चाल भी का वैल्यू कितना दिया गया है, चाल का वैल्यू दिया है 2.2 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, इतने मीटर की चाल से चक्कर लगाता है प्रति सेकेंड। ठीक है ना, उसके बाद इतने मीटर प्रति सेकेंड के मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसका समतुल्य धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात, हमें केवल त्रिज्या r का मान दिया गया है और हमें किसका मान दे दिया गया है, और उसकी स्पीड मतलब चाल का मान दे दिया गया है, और हमसे समतुल्य धारा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। तो ये वास्तव में E जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम बता रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, इसके समतुल्य धारा का मान हम ज्ञात करते हैं। तब हम लिखेंगे, तब वैद्युत धारा, वैद्युत धारा I = क्या हो जाएगा, I = एक फॉर्मूला होता है Q/T, ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, विद्युत धारा का ये फॉर्मूला होता है I = Q/T, फॉर्मूला तो पढ़े है ना। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन E होता है वो Q के क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे T जो होता है, यहाँ पे T जो होता है, यहाँ पे एक समझिएगा, हाइड्रोजन परमाणु में देखिए इतना मीटर, यहाँ पे ना क्या होता है, इतना मीटर कक्षाएं, जो कक्षाएं होती हैं, तो यहाँ पे कक्षाओं में चक्कर लगाई जा रही है, इसलिए समय जो T का वैल्यू होता है वो कक्षाओं की तरह 2πr/ क्या हो जाएगा, v होता है। यहाँ पे समय T का मान इतना हम रखते हैं। अगर वृत्ताकार कक्षा गति कर रहा है तो वहाँ पे समय का मान 2πr/v रखते हैं। तो ये हमने रख दिया। अब देखिए अगर दोनों मान हम यहाँ पे रखें तो I = क्या निकलता है, Q के जगह पर E के जगह पर, मतलब E Q के जगह पर ये याद रखेंगे कि E जो है वो Q के बराबर है, तो अब E का मान यहाँ पे हम E रख देते हैं, और T के जगह पर हम क्या रख देंगे, 2πr/v हो गया, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा चला जाएगा सीधा ऊपर, गुणा करा देगा, तो गुणा करा देता है, तो यहाँ पे I का जो मान निकल गया वो EV/ क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे I = क्या हो जाएगा, E का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। V का मान क्या है, V यहाँ पे देखिए, V का मान हमारा वेग का मान दिया है 2.2 × 10⁻6, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.2 × 10⁻6 दे दिया है, तो 10⁻6 हम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 हमने लिख दिया। पाई का मान
पाई का मान कितना दिया है जी, पाई का मान तो नहीं दिया है, तो पाई का मान हम वैल्यू जानते हैं 22/7 होता है, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, या 3.14 भी होता है तो ये भी लिख सकते हैं, पाई का मान लिख दिए। फिर आर का मान कहाँ पे दिया है जी, आर का मान 5 × 10⁻11, तो ये हम लिख देंगे 5 × 10⁻11, तो इतना हमने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसका इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। 1.6 में 2.2 का गुणा करा कर देख लीजिए, तो अगर आप गुणा कराते हैं तो मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर गुणा कराएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.52 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा कराते हैं तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा, 19 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 6 चला जाएगा तो 13 बचेगा, तो 10⁻23 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या कर लेते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करा लेते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये 10 हमने लिख दिया, और ये हमारा 22/7 है, और ये हमारा 10⁻11 है। अच्छा थोड़ा बात को समझिए, 10 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में से -11 में से 1 चला जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो 11 में से 1 घटेगा तो बस 10 बचेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस 10 को हटाकर डायरेक्ट हम यहाँ पे केवल 10 केवल हम 10 नहीं लिख सकते हैं, केवल हम 10 नहीं लिख सकते हैं, माइनस में बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। 5 दूना 10, तो 10 के पावर में कुछ नहीं है तो प्लस में 1 घात है, तो 11 में से 1 चला जाएगा तो 10 बचेगा ना माइनस में, तो ये हमने लिख दिया है। अब ये 10 अगर ऊपर चला जाता है तो क्या बचेगा, i = ये क्या हो जाएगा 3.52 हो जाएगा, ये 10⁻13 है, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को ना, ठीक है, अच्छी बात है, इतना हो जाएगा ना। अब उसके बाद ये 22/7 है, तो ये 22 हम क्या लिख देते हैं, 22/7 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या ही बचा, इसके बाद हमारा क्या बचा, आई का जो वैल्यू निकल गया वो क्या निकला है 3.52 हो गया, 3.52, और 13 में से 10 चला जाएगा तो 3 बचेगा, तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद 22/7, तो 22/7 को हम 3.14 हम लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं, और 3.14 में अगर आप भाग देंगे ना इसमें से इसका, तो ये हमारा आ जाएगा, आई का जो मान आएगा 1.12 × 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा इतना आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं, इतना आपका आ जाएगा जी, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है ना, चलिए, तो ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा, एम्पियर में इसका मान आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सभी हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इन सभी में टाइम लगता है, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होगा तब आपको समझ में आएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आप भी जानते हैं, μ0 × ε0 है, तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए μ0 × ε0 का एक फॉर्मूला होता है, एक संबंध होता है c² से, मतलब प्रकाश की चाल से। अगर हम इसका देखें μ0 × ε0 तो 1/, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸,
और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अगर हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 बार है तो हम ऐसा कर देते हैं कि 3 तरीका 9 हो जाएगा, 8 दूना 16, 10 के पावर 16 ये हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इतना तक हम आंसर रहने दे सकते हैं, इतना हम आंसर रहने दें, या इसी को चाहें तो हम और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या यहीं तक भी हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इतने तक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे इतना आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका मात्रक आप जरूर लिख लीजिएगा, इसका मात्रक जो आता है आपका सेकेंड प्रति मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक होता है, ये आप जरूर लिख लीजिएगा। एक और चीज, इसका बीमा यहाँ पे पूछा गया है, तो इसकी बीमा जो आप याद रखेंगे, इसकी बीमा, तो बीमीय सूत्र जो यहाँ बीमा हम कह सकते हैं तो m0 L-2 और T-2 होता है। तो ये आप बीमा भी याद रखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, तो इसकी सर्पी वाले पथ की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं, हल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इतने टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ये B का मान दे दिया है 0.3 टेस्ला, ठीक है ना। 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, मतलब यहाँ पे चाल का जो मान दे दिया है, चाल भी का जो मान दिया है वो कितना दे दिया है, वो दे दिया है 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड की चाल। फिर यहाँ पे कोण का मान दे दिया गया है, कोण का मान यहाँ पे दे दिया है, थीटा का मान 60 डिग्री कोण पर झुका है। तो इसकी सर्पी वाले पथ की त्रिज्या क्या होगी, मतलब यहाँ पे सर्पी वाले पथ की त्रिज्या हमसे पूछी जा रही है। तो चलिए हम सर्पी वाले पथ की त्रिज्या हम निकाल लेंगे, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। बट यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हाँ जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तब सर्पी वलय पथ की त्रिज्या, सर्पी वलय पथ की त्रिज्या क्या होती है, तो सर्पी वलय पथ की त्रिज्या r क्या होता है, r mv/ क्या होता है, bq sin थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सर्पी वलय पथ की त्रिज्या, ठीक है ना। अगर हम इस पर मान रखें तो r यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा, तो m का मान याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 9 × 10⁻⁻31 होता है, तो ये हमने कर दिया। v का मान क्या है, 4 × 10⁵ है, तो 4 × 10⁵ है, तो 10⁵ हमने लिख दिया। फिर b का मान क्या है, तो b का मान है 0.5 टेस्ला, तो 0.3 है, तो 0.3 लिख दीजिए। q एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये हमने लिख दिया। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर r का मान, ये 9 चौकोच कितना होता है, 36 होता है, तो ये 36 लिख दिए। और 31 में से 5 चला जाएगा तो 26 और 5 31 होता है, तो ये 26 हो गया, ठीक है ना। 16 48 हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा। और ये हमारा 10⁻⁻19 है। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, ये हमने लिख दिया। अब बात को अगर आप समझे तो दो चीजें हम ऊपर भेजते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा 16, ये 10⁻
26 है। ये 10 टू द पावर -19 अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में 19 हो जाएगा, ये प्लस में, ये तो प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में 90 हो जाएगा। और ये 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा 2 नीचे है, ऊपर गुणा करा देगा तो ये 2 हो जाएगा, इसमें ऊपर गुणा करा देगा। और उसके बाद नीचे अब क्या बचा, 0.48 बचा, और यहाँ पे रूट में 3 बचा, यही ना बचे। फिर r का जो मान हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाता है, तो ये हमने 72 लिख दिया, 62। और 19, 26 में से 19 चला जाएगा तो कितना बचेंगे, 26 में से 19 चला गया तो -7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 48 और √3, तो 48 का मान हम रख देंगे 0.48 हमने रख दिया, 0.48। और इसका मान रूट में 3 का मान होता है 1.732, 1.723 हमने रख दिया। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद r का जो वैल्यू निकला, r का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 72 है और 10 टू द पावर 3 है, तो ये 72 और 10 टू द पावर 3, तो 72 इंटू 10 टू द पावर -7, सॉरी -7 है ना, तो -7 हमने लिख दिया, ये -7 हमने लिख दिया। और देखिए अगर हम 0.48 का 1.732 में अगर गुणा कराते हैं तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.83136 आ जाएगा। और इसी को अगर इससे हम, ये कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 0.8 है, और 0.8 में अगर 72 से आप 72 में आप भाग देंगे ना तो ये 86.64 बार में चला जाएगा और 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना मीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपका फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि इसको ज़रूर आप तैयार करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर लंबी धातु का छड़, 1 मीटर लंबी धातु के छड़, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंब अक्ष के परीत 400 रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। तो छड़ के दूसरे सिरे से एक धातु के वलय से संपर्कित है। तो अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला का है। तो वलय तथा उच्च के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो ये हमारा इतना वैल्यू दे दिया गया है। तो चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें हमें दिखाई दे रहा है। एक तो 1 मीटर, दूसरा है इतना क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड का कोणीय आवृत्ति का मान दिया है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हल। यहाँ धातु की मतलब धातु की लंबाई का मान दिया है, धातु की लंबाई L का जो मान दिया है वो 1 मीटर दिया है। और यहाँ पर स्टेरेडियन कोणीय आवृत्ति का मान दिया है, कोणीय आवृत्ति का मान, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से दर्शाते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है, 400 रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना दे दिया है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे धातु के छड़ इतना संपर्कित है, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र इतना टेस्ला का है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू क्या आता है, 0.5 टेस्ला है। ठीक है ना। तो अब इतना हमारा दे दिया, हमें क्या कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमसे कह रहा है कि वलय और उच्च के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो हम यही बात लिख देंगे। तब एक चीज हम पढ़े हुए हैं कि वलय
और वलय और अक्ष के बीच, देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे ये टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, वास्तव में यहाँ पे अक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं सुधार भी करना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वलय और अक्ष के बीच, अक्ष के बीच क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस फॉर्मूले को आप सभी को याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इस बात को आपको याद रखना है, इसका अगर मान रखें तो E इक्वल टू ये हमारा हाफ होता है, तो ये हमने हाफ रख दिया। B का मान यहाँ पे देखेंगे, B का मान हमारा 0.5 दिया है, तो 0.5 लिख देते हैं। अब फिर से यहाँ पे B के जगह पर L के जगह पर 1 रख देते हैं, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ओमेगा का मान 400 रेडियन दिया है, तो ये 400 हमारा हो जाता है। यहाँ पे E इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 से 2 दूना 4 दिए 200 हो जाएगा, और 200 1 में गुणा होगा तो ये हमारा 200 हो जाएगा, 200 हो गया और 0.5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E का मान 0.5 में अगर हम गुणा कराते हैं तो 200, मतलब 200 का ये कुछ नहीं है, तो ये 200 है। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, और हाफ अगर 2 का भाग होगा तो 100 बार में ये चला जाएगा, 100 बार में, और 100 एकम में 100, मतलब E का जो वैल्यू आ गया क्या आ जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा। 100 वोल्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 100 वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हमारा दे रहा है कि एक कुंडली में स्वप्रेरकत्व इतना 0.5 मिली हेनरी है, इसमें बहने वाली धारा का मान इतना 0.1 सेकेंड में, इतने सेकेंड में 1 एम्पीयर से परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। चलिए जो दिया गया है इसको हम लिख देते हैं। स्वप्रेरकत्व का मान दे दिया गया है, स्वप्रेरकत्व L का जो मान होता है ये कितना होता है, 0.4 हेनरी दिया गया है, इतना हमने लिख दिया। इसमें बहने वाली इतनी सेकेंड, तो जो समय होता है ना, समय जो t होता है इसका मान 0.1 सेकेंड होता है, ठीक है। इतने एम्पीयर की धारा बह रही है, मतलब विद्युत धारा का मान दे दिया है, विद्युत धारा I का जो मान दे दिया है वो 1 एम्पीयर दे दिया है, 1 एम्पीयर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा देखिए स्वप्रेरकत्व का मान दे दिया गया है, फिर यहाँ पे धारा का भी मान दे दिया गया है, और फिर यहाँ पे समय का भी मान दे दिया गया है। बट यहाँ पे देखिए ये तो नॉर्मली हमने लिख दिया है, पर जब भी आप पढ़िएगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, स्वप्रेरकत्व का मान इतना मिली हेनरी दिया है ना, हमने ओनली हेनरी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हमने। 0.4 मिली हेनरी है, अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। मिली हेनरी है तो मिली के लिए 10 टू द पावर क्या कर देते हैं, 3 से हम गुणा करा देंगे, 10 टू द पावर -3 से गुणा करा देंगे तो ये मिली अब हेनरी हो जाएगा। तो हेनरी को H से हम दर्शा देते हैं, तो ये हो गया। याद रखेंगे यहाँ पे इतने समय, जो समय होता है ना, जब भी हम जो स्वप्रेरकत्व के लिए ज्ञात करते हैं, समय भी परिवर्तित होता है और धारा में भी देखिए परिवर्तित हो रहा है, तो डी लगा देते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये डी आप लगा दीजिएगा, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट लगा देंगे बेटर रहेगा। तब हम लिखते हैं, तब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तब हम लिखेंगे प्रेरित
विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, E क्या होता है जी, -L/di क्या होता है, dt होता है। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, -di/dt होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले पर अगर हम रख देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, E माइनस L का मान क्या दिया है, L का मान है 0.4, तो 0.4 हमने लिख दिया। फिर di का मान क्या है, 0.1 है, तो 0.1 रख दिए। फिर dt का मान है 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर हमने रख दिया, ठीक है ना। अब इतना हमने रख दिया, अब इसका मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर फिर गलती हम भरे हुए हैं, dl के जगह पर 0.4 मिली हेनरी का है, तो ये हमने हेनरी में चेंज किया है ना, तो ये हमने नहीं लिखा, ये गलत कर रहे हैं हम। फिर 0.4 × 10⁻³ हो जाएगा, -3। और di का मान है 1 एम्पियर, तो 1 हमने लिख दिया। और dt का मान है 0.1 है, तो 0.1 हमने कर दिया। और इसको हम e का मान अगर रखते हैं तो क्या होता है, 4 हो जाएगा, और ये 10⁻³ हो जाएगा, और ये 0.1 हो जाएगा। 1 4 4, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा, 4 × 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला हमारा आता है क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, ठीक है ना। हालांकि ज़्यादा समय हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, 3-4 क्वेश्चन में होमवर्क इसलिए जानबूझकर दूंगा, रहने देते हैं हम आज के लिए। मैं चाहता हूं कि आपको जब तक होमवर्क नहीं देंगे, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। सुन तो रहे होंगे, आवाज़ मेरी जा ही रही होगी, तो मैं अब पूरी जोश और जुनून के साथ नहीं बोल सकता बाबू पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैं सीरियस होकर बात करता हूँ दोस्त, पढ़ना ज़रूरी है, आप सभी को पढ़ाई करनी है, तो आपको इन सभी को सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दिएगा। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन है ये, इसको भी सॉल्व करना है। और 5वां क्वेश्चन है ये, इसको भी सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सॉल्व ज़रूर करेंगे और सॉल्व करके हमें दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आप करके ज़रूर आएंगे। और ये न्यूमेरिकल की क्लास थी, कंप्लीट हो गया। मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हिंदी की एक महामैराथन की क्लासेज आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी, ये इतना कमेंट सेक्शन में लिखना है, हिंदी 1 शॉट, हिंदी 1 शॉट लिखकर सर्च कर लीजिएगा। इस पर महामैराथन हिंदी 1 शॉट लिखकर कमेंट कीजिएगा, मैं लाने का प्रयास करूँगा। इस पर महामैराथन, इस पर महामैराथन की क्लासेज आपको मिलने वाली है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो कल आपकी हिंदी महामैराथन की क्लासेज आ जाएंगी। या आप चाहते हैं कि सर मॉडल पेपर कराइए, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसा आप कहेंगे उसके लिए हम लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू जी, थैंक यू।